हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका द एलआईसीएम पर। मैं डॉक्टर फैयाद हुसैन स्वागत करता हूं आपका द एलआईसीएम पर। और हम 69 बीपीएससी के लिए फ्री क्रैश कोर्स लेकर चल रहे हैं 69 बीपीएससी। और देखिए, सबसे बड़ी सूचना आप लोगों के लिए ये है कि 69 बीपीएससी का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। आपका 69 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसमें आपके फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं और उसमें सब डिटेल दी हुई है। आपकी डेट दिया हुआ है, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कितनी आपकी सीट्स हैं, उसमें किस सीट एसडीएम के लिए, डीवाईएसपी के लिए कितनी वैकेंसी है, सारा डिटेल 69 बीपीएससी के लिए दिया हुआ है। देखिए, किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट होने का मतलब होता है कि वो एग्जाम आपके सर पर आ चुका है। फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और एडमिट कार्ड आने के बाद आपका शेड्यूल हो जाएगा। तो ठीक ऐसे ही है कि आपका ये मान लीजिए 69 बीपीएससी जो होना है सितंबर में, वो पेपर अब आपका आ चुका है। अब आप लोगों को कमर कसनी होगी और आप लोगों को बिल्कुल तैयार हो जाना होगा, बिल्कुल रेडी हो जाना होगा। तो इसके लिए एक अलग सी वीडियो बना देंगे कि लगभग 70 डेज में या 75 डेज में कैसे तैयारी करें हम, 80 डेज में कैसे तैयारी करें, कैसे चीज़ों को समझें। तो इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। चलो, आज हम बात करते हैं आज के सेशन पर। देखो, हमने कल फंडामेंटल राइट्स को समझा था और उसी में हम आगे बढ़ रहे थे। हमने आर्टिकल 20 तक फंडामेंटल राइट्स को समझ लिया था। आज हमें बात करना है आर्टिकल 21 पर, फंडामेंटल राइट का अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की बात करता है। ये कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन lays down that no person shall be deprived of his her life or personal liberty except according to the procedure established by law। प्रोसीजर established by law मतलब कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। तो सवाल ये है कि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, कानून द्वारा या विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये सब जो प्रोसेस स्टेब्लिश बाई लॉ है, जो ये हमने लिया है जापान से। कहाँ से लिया है बच्चों? जापान से, याद रखना। और एक और शब्द आता है, वो आता है हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो वर्ड है वो बेटा यूएसए का है, ये याद रख लेना। जैसे आर्टिकल 14 में दो वर्ड थे हमारे, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी ऑफ लॉ हमने ब्रिटेन से लिया हुआ था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने यूएसए से लिया हुआ था। ऐसे ही आर्टिकल 21 में भी हमारे दो वर्ड आते हैं। क्या आते हैं? प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, हमने जापान से लिया हुआ है, जापान से लिया है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो हमने लिया हुआ है वो कहाँ से लिया हुआ है? वो वाला हमने लिया हुआ है यूएसए से। तो ये आपको याद रखना होगा। अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 कहता है, अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है हमारा? अनुच्छेद 22 कह रहा है कि प्रिवेंशन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। कह रहे हैं कि मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध जो हमें संरक्षण मिला है, उसकी बात करता है अनुच्छेद 22। देखो, कभी कभी क्या है कि अनुच्छेद 20 और 21 में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों अनुच्छेद लगभग एक जैसी बात करते हैं। हमें ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 22 जो बात कर रहा है वो कर रहा है बेटा किसकी? अरेस्ट की बात कर रहा है बच्चों, गिरफ्तारी की बात कर रहा है। लेकिन अनुच्छेद 20 जो बात करता है वो किसकी करता है? कन्विक्शन की बात करता है, दोष सिद्धि की बात करता है। पहले गिरफ्तारी होगी, फिर उसके बाद दोष सिद्धि चलेगी। तो 20 में कन्विक्शन की बात की गई है, दोष सिद्धि की बात की गई किसी अपराध के लिए, और अनुच्छेद 22 में किसी अपराध के लिए गिरफ्तारी की बात की गई है। तो ये हमारा 22 हुआ। अब है राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध। ये बहुत पूछा जाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? ये है हमारा राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन। और ये कहाँ दिया हुआ है? अनुच्छेद 23 और 24, दो आर्टिकल में दिया हुआ है, 23 में और 24 में। तो पहले 23 समझते क्या है। तो आर्टिकल 23 क्या कह रहा है कि मानव बेगार और मानव तस्करी जो है उससे सभी प्रकार की जो जुड़ी हुई चीजें हैं उनको समाप्त किया जाएगा और दंडनीय अपराध होगा। ट्रैफिक इन human beings and beggar and other similar forms of forced labor are prohibited in any contravention of this provision shall be offense punishable होगा। मतलब कि आप किसी व्यक्ति से बेगार नहीं करा सकते, बलात्सरम नहीं करा सकते, मानव तस्करी नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो राज्य क्या करेगा? उसके लिए काम करेगा और उसको समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो इसमें 3 वर्ड याद रख लेना, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग को रोका जाएगा, बेगार को रोका जाएगा
और फोर्स्ड लेबर को रोका जाएगा। ये तीनों चीजें रोकने का प्रयास करेगा कौन? राज्य करेगा। है अनुच्छेद 24 क्या कह रहा है? आर्टिकल 24 क्या कह रहा है? आर्टिकल 24 कह रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी खतरनाक कारखाने में या किसी भी खतरनाक उद्योग में नहीं लगाया जाएगा। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन एनी अदर हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट। किसी भी खतरनाक उद्योगों में बच्चों को नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि सरकार इनकी शिक्षा के लिए प्रबंध करती है। सरकार क्या कर रही है बच्चों? इनकी शिक्षा के लिए प्रबंध कर रही है। और देख लो एक चीज और यहाँ देख लो, आर्टिकल 21 हमने पढ़ा है, तो आर्टिकल 21 में एक संविधान संशोधन हुआ है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 21A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 में एक और आर्टिकल जोड़ा गया, 21A जिसे कहते हैं, और 21A में रखा गया शिक्षा का अधिकार। क्या? शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, याद रख लेना। शिक्षा के अधिकार को क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है। 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें किसी भी खतरनाक उद्योग में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन घरेलू उद्योगों में लगाया जा सकता है जो कि खतरनाक नहीं है। अब है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया। तो आर्टिकल 25 क्या कह रहा है? आर्टिकल 25 कह रहा है कि गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ को, किस चीज़ की? कंसाइंस की देता है, प्रोफेस की देता है, प्रैक्टिस की देता है और प्रोपागेट कर सकता है। मतलब कोई व्यक्ति अपने धर्म को अंतःकरण से मान सकता है, अपने धर्म का आचरण कर सकता है, अपने धर्म को व्यवहार में ला सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, सभी व्यक्ति को अपने धर्म के अंतःकरण की, देखो धर्म को मानने, अभ्यास करने, प्रचार करने और अंतःकरण, हिंदी में कंसाइंस को क्या बोलते हैं बेटा? अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। मतलब कि भारत में जो भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति भारत में रह रहा है, उस व्यक्ति को अपने मन पसंद, अपने पसंद के धर्म को स्वीकार करने, उसको मानने, उसका अभ्यास करने, उसके अनुसार पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता होगी। और इसमें यह भी शामिल है कि वो व्यक्ति चाहे तो किसी भी धर्म को नहीं मान सकता है। तो 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। धर्म को कंसाइंस, अंतःकरण, आंतरिक रूप से मानने की स्वतंत्रता, धर्म को प्रोफेस करने की स्वतंत्रता, बाह्य रूप से मानने की स्वतंत्रता, प्रैक्टिस करने की स्वतंत्रता, उसकी जो नियम है, पद्धतियां, उनको अपनाने, और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। लेकिन इसमें यह नहीं है कि आप किसी को लोभ या लालच देकर उसका धर्म बदलवा लें। धर्म परिवर्तन जो है इस प्रोपगेशन में नहीं आता है, लालच देकर बदलवाने में। और आपके धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। वो किस मामले में लगाई सकती है? सॉवरेंटी हमारे देश की अगर खतरे में पहुंच रही है, हमारे पब्लिक रिलेशन हमारा खतरे में पहुंच रहा है, और हमारे देश का पब्लिक रिलेशन खतरे में पहुंच रहा है, और अगर जो है मोरालिटी खतरे में हो रही है, और अदर फंडामेंटल राइट्स भी नुकसान हो रहा है, तो हमारे अनुच्छेद 25 पर क्या किया जा सकता है? उस पर रोक लगाई जा सकती है। अब आर्टिकल 26 क्या कह रहा है? आर्टिकल 26 कह रहा है कि फ्रीडम होगा टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। किसको? सभी व्यक्तियों के समूह को। सभी व्यक्तियों के जो धार्मिक समूह है बच्चों, धार्मिक समूह है, उनको मानने की लोगों को क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। किस क्या? कि अपने रिलीजियस मामलों को अफेयर्स करने की, उनको प्रबंधन करने की, अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता होगी। इसमें क्या क्या आता है कि कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है, समूह है, तो वो क्या कर सकता है? अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकता है, और वो रिलीजियस चैरिटेबल भी इंस्टीट्यूशन बना सकता है। मंदिर बना सकता है, मस्जिद बना सकता है, चर्च बना सकता है, गुरुद्वारा बना सकता है। ये सारे रिलीजियस चीज़ों को मैनेज कर सकता है। ये कह रहा है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 बच्चों क्या कह रहा है? आर्टिकल 27 कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स the proceeds of which are specifically appropriated in payment of the expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को, भारत का अगर कोई व्यक्ति है, तो भारत की सरकार उसको कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है, मजबूर नहीं कर सकती है, जो कि किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के उत्थान पर या उसको बढ़ावा देने पर खर्च किया जा रहा हो। मतलब कि भारत की सरकार किसी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक कर, क्या? कोई भी धार्मिक कर नहीं लगा सकती है। धार्मिक कर नहीं लगा सकती है, लगा सकती है। क्लियर? चलो अब देखो आर्टिकल 28 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 28 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 28 कह रहा है कि फ्रीडम एज टू अटेंडेंस
एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कह रहे हैं कि कुछ हमारी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, ध्यान देना, हमारी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उन शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब कौन सी संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं दी जाएगी? जो शैक्षणिक संस्थाएं स्टेट फंडेड हैं बच्चों। कैसी हैं? जो शैक्षणिक संस्थाएं स्टेट फंडेड है। कैसी हैं? स्टेट फंडेड हैं जो शैक्षणिक संस्थाएं, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या नहीं दिया जाएगा? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, चलो देखो, एक मिनट रुको, प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो, क्या नहीं दिया जाएगा? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। चलो, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। चलो, अब देखो 29 में क्या है। आर्टिकल 29 और 30 कैसे जुड़े हुए हैं? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? कल्चरल एंड एजुकेशन, मतलब शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 29 और 30 जो है, 29 और 30, क्या बच्चों? 29 और 30, 29 और 30 कैसे जुड़े हुए हैं? 29 और 30, 29 और 30 कह रहे हैं कि हमें लोगों को शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्या अधिकार देंगे। अनुच्छेद 29 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 29 कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज है उसकी, स्क्रिप्ट है, अपने लिखने की लिपि है, कल्चर है, तो वो क्या कर सकता है? अपने लैंग्वेज को, अपनी लिपि को और अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकता है। क्या कर सकता है? इनका संरक्षण कर सकता है। ठीक है, मतलब कि सीधा सा है। आर्टिकल 29 ही कह रहा है कि भारत के लोगों का कोई एक समूह है तो वो क्या कर सकता है? भारत के लोगों का कोई भी एक समूह है तो वो क्या करेगा? अपनी भाषा को, अपने लिपि को और अपने संस्कृति का संरक्षण कर सकता है। अब है 29 30। अब 30 क्या कह रहा है? आर्टिकल 30 क्या कह रहा है? आर्टिकल 30 सीधा सा कह रहा है कि भारत में लोग हैं तो अगर कोई माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी दो तरह की होगी बेटा। कैसी होगी? तो रिलीजियस माइनॉरिटी होगी। ठीक है, कैसी होगी? एक तो रिलीजियस माइनॉरिटी होगी, दूसरी कैसी होगी? रिलीजन, रिलीजियस, और दूसरी लैंग्वेज की माइनॉरिटी होगी। मतलब भारत में दो तरह की माइनॉरिटी पाई जाएगी। ठीक है, कितने तरह की माइनॉरिटी पाई जाएंगी? दो तरह की माइनॉरिटी पाई जाएंगी। चलो फिर से लगा लो इसको, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो सिस्टम हो गया था, ऑनलाइन में हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो भारत में दो तरह की माइनॉरिटी पाई जाएंगी। ठीक है, कितने तरह की? एक तो धार्मिक, रिलीजियस, धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग पाया जाएगा, और दूसरा कौन सा पाया जाएगा? भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग। समझे बच्चों? दो प्रकार के वर्ग पाए जाएंगे, जो कि ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। भारत में जो अल्पसंख्यक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक, रिलीजियस माइनॉरिटी और लैंग्वेज माइनॉरिटी। अगर भारत में कोई धार्मिक अल्पसंख्यक है या कोई भाषाई अल्पसंख्यक है तो उन लोगों को अपने अल्पसंख्यक संदर्भ में शैक्षणिक संस्थान, क्या बेटा? शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, स्थापित करने का अधिकार होगा। सीधी सी बात है। अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 30 कह रहा है कि भारत में अगर कोई धार्मिक अल्पसंख्यक है, भाषाई अल्पसंख्यक है, तो वो अपनी अल्पसंख्यक संस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं। अब देखो, हमारे फंडामेंटल राइट्स का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 32। क्या है? आर्टिकल 32। अब आप कहोगे कि सर 29 30 31 नहीं पढ़ा हमने और सीधा 32 पे आ गए। तो आर्टिकल 31 में पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार था। किसका उल्लेख किया गया था? संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में हटा दिया गया था। का 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से हटा दिया गया था। और इससे हटा के अब उसको क्या बना दिया गया है? एक विधिक अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300 ए के तहत। तो अब उसको मूल अधिकार में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए अनुच्छेद 31 नहीं पढ़ते हैं। अब आर्टिकल 32 क्या कह रहा है? इसका टाइटल क्या है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका? संवैधानिक, संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, हिंदी वाले। कह रहा है कि पार्ट थर्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर लीगल रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स। आइए अनुच्छेद कह रहे हैं कि ये अनुच्छेद क्या प्राप्त करता है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, समझो बात को, कि अगर राज्य या कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई समूह हमारे मूल अधिकारों का, जो कि पार्ट 3 में दिए गए हैं, कहाँ दिए गए हैं, पार्ट 3 में दिए गए हैं, उन मूल अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन करता है, हमारे मूल अधिकारों को कोई कम करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कहाँ जा सकते हैं, अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां अपील कर सकते हैं, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत करता है। तो अनुच्छेद जो 32 है हमारा, जो आर्टिकल 32 है, वो आर्टिकल 32 यही कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, अगर कोई हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, हमारे मूल अधिकारों को कम करता है, तो हम अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कहाँ जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय को जो है रिट जारी करने की शक्ति होगी, क्या होगी, रिट जारी करने की शक्ति होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट under the article 32 and high court under the article 2 to 6 to issue orders or writs as mentioned in the बॉक्स में जो दिए गए हैं, वो रिट्स जारी कर सकता है। कौन कौन से कर सकता है, पहला हैबियस कॉर्पस कर सकता है। हैबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है जिसका हिंदी मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इट इज एन ऑर्डर बाय द कोर्ट टू द स्टेट टू प्रोड्यूस द पर्सन फिजिकली बिफोर इट जस्टिफाई द कन्फाइनमेंट और रिलीज ऑफ द पर्सन। तो मान लो कि यह अदालत क्या कहती है, हैबियस बंदी, देखो बंदी को क्या, बंदी को प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने उपस्थित किया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या कहती है अदालत, इसमें अदालत ये कहती है, इसमें अदालत क्या कहती है, अदालत कहती है कि अगर राज्य ने, सरकार ने, पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, तो उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया है, ये राज्य के सामने, राज्य को क्या करना होगा, यह राज्य को लाना होगा किसके सामने, न्यायालय के सामने लाना होगा। किसके सामने लाना होगा, न्यायालय के सामने लाना होगा। यही शब्द इसमें लिखा हुआ है, बंदी को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित किया जाए, क्या किया जाए, उपस्थित किया जाए, कहाँ, उपस्थित किया जाए न्यायालय के सामने। इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखो दूसरा है मेंडामिस रिट, है लैटिन टर्म है। इट इज अ कमांड और एन ऑर्डर फ्रॉम द सुपीरियर कोर्ट टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। देखो परमादेश में थोड़ा सा ये गलत लिख गया है, मुझे लग रहा है यहाँ प्रोहिबिशन का होना चाहिए। चलो, परमादेश का मतलब क्या होता है, देखो परमादेश का मतलब होता है परम आदेश देना, ठीक है, समझ लो इसको। परमादेश का मतलब क्या होता है, परम प्लस आदेश। और परम आदेश का मतलब क्या होगा कि न्यायालय, जुडिशरी, जुडिशरी क्या देगी, आदेश देगी, आदेश देगी, आदेश देगी। किसको आदेश देगी, किसी सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति को आदेश देगी, ठीक है। अगर वह सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है। क्लियर। परमादेश का मतलब क्या होता है, मैंडामस का मतलब क्या होता है, परम आदेश देना। परमादेश दो शब्दों से मिलकर बना है, परम और आदेश। तो किसको आदेश देना, पहली बात है परमादेश का मतलब क्या है, परम आदेश। अब है कि आदेश कौन देगा, आदेश देगा हमारा न्यायालय। न्यायालय आदेश देगा किसको, किसी सरकारी व्यक्ति को जो सरकारी पद पर बैठा है लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है। तो हैबियस कॉर्पस जो है वो निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है, और किसके विरुद्ध, और सरकार के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है, लेकिन परमादेश केवल सरकारी व्यक्ति के विरुद्ध ही जारी किया जाएगा। अब तीसरा क्या है, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या है, देख लो, हैबियस कॉर्पस में क्या होता है कि सुपीरियर कोर्ट जो है वो आदेश देता है किसको, सबऑर्डिनेट कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल गया है, तो ऐसे मामले में जो है कि प्रोहिबिशन किया जाता है बाय द सुपीरियर कोर्ट टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देगा, ठीक है। हाई कोर्ट किसको देंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को देंगे, या हाई कोर्ट्स किसको देंगे, जो ट्रिब्यूनल्स है उन्हें देगा। सुप्रीम कोर्ट भी ट्रिब्यूनल्स को आदेश जारी कर सकते हैं अगर ये लोग अपने अधिकार क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं। अब सर्शियोसरी, ठीक है, ये क्या है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, इसमें भी क्या है, देखो कि सुपीरियर कोर्ट जो है वो, सुपीरियर कोर्ट जो है वो आदेश किसको देता है, लोअर कोर्ट को देता है, और उससे ये कहता है कि आपके पास जो केस पेंडिंग है वो केस हमारे पास भेजो और हम उसमें देखेंगे कि आप सही से काम कर रहे हो कि
नहीं कर रहे हो। तो देखो, पहला वाला जो हैबियस कॉर्पस था, पहला वाला जो हैबियस कॉर्पस था, वो हैबियस कॉर्पस जो है वो किसके विरुद्ध दिया जा रहा है? हैबियस कॉर्पस दिया जा रहा है किसके विरुद्ध? हैबियस कॉर्पस दिया जा रहा है आपको सरकारी व्यक्ति और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध दिया जा रहा है। मैंडामस जो है वो केवल सरकारी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा रहा है। और ये प्रोहिबिशन और सर्सरी जो है किसके विरुद्ध किए जा रहे हैं? सब ऑर्डिनेट कोर्ट के विरुद्ध। किसके? सब ऑर्डिनेट कोर्ट। किसके विरुद्ध बच्चों? सब ऑर्डिनेट कोर्ट के विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक है। अब है क्यू वारंटो। क्या है? दिस रिट इज इशूड टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही सी इज इंटाइटल। कह रहे हैं कि अगर कोई अधिकार परीक्षा, अधिकार मतलब किस अधिकार से, पूछना, परीक्षा का मतलब है पूछना कि किस अधिकार से, कि अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है, तो अगर वो व्यक्ति सार्वजनिक पद पर सही रूप से बैठा है या नहीं बैठा है, उससे ये बात पूछने के लिए जारी की जाती है। तो ये भी देख लो किसके विरुद्ध जारी की जाती है? केवल सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। तो 5 प्रकार की रिट है: हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्सरी और क्यू वारंटो। ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस जो है सरकारी व्यक्ति निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध, मैंडामस केवल सरकारी के विरुद्ध, प्रोहिबिशन सर्सरी जो है कि सबऑर्डिनेट के विरुद्ध जारी की जाती है, और क्यू वारंटो जो है बेटा वो केवल सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध ही जारी की जाती है। तो ये हमने पढ़ लिया आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक। अब हमें देखना है कि आर्टिकल 33, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 में क्या लिखा है, ये हमारे लिए भी जरूरी है। तो आर्टिकल 33 क्या कह रहा है कि आर्टिकल 33 empowers द पार्लियामेंट टू मेक लॉज दैट वुड रेस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ द इंडियन आर्मी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हैं कि संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार है, जो कैसा कानून के, जो भारतीय सेना या भारत की जो खुफिया संगठन है, रॉ है, आईबी है, इसमें अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है हमारी संसद कानून बनाकर। हमारी संसद क्या बनाकर? कानून बनाकर। अनुच्छेद 33 के तहत हमारी संसद एक ऐसा कानून बना सकती है जिसके माध्यम से वह क्या कर सकती है कि भारतीय सेना और हमारे जो इंटेलिजेंस जो ब्यूरोज हैं उनमें काम करने वाले व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? ऐसा करने का उद्देश्य ये है, ऐसा करने का उद्देश्य ये है ताकि भारत में शांति, सुरक्षा और भारत की एकता और अखंडता बनी रहे। अब है आर्टिकल 34 क्या है? आर्टिकल 34 क्या है? अनुच्छेद 34 क्या है? तो अनुच्छेद जो 34 है वो कह रहा है कि एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू indemnify any government servant or any other person for any act done by him in connection with the maintenance of restoration order in the area of the martial law। मतलब अनुच्छेद 34 कह रहा है कि भारत के किसी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो अगर मार्शल लॉ के संदर्भ में कोई सरकारी व्यक्ति, कोई सरकारी व्यक्ति, कोई पुलिस वाला किसी क्षेत्र में काम कर रहा है, और क्षेत्र में काम करते हुए अगर उससे ऐसा कोई काम हो जाता है जिससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उस व्यक्ति को, उस सरकारी व्यक्ति को काम को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, या ये कहिए कि उस व्यक्ति के काम को जस्टिफाई माना जाएगा, क्योंकि वो विशेष परिस्थिति में काम कर रहा है, मार्शल लॉ में काम कर रहा है। जैसे आप देखो कि जम्मू एंड कश्मीर में पहले क्या लगा रहता था? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो 1958 है हमारा, वो लगा रहता था। मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में लगा रहता था। वहाँ पुलिस वाले किसी को भी गोली मार सकते हैं, किसी को भी बाहर निकलने से बंद कर सकते हैं, किसी कहीं भी कभी भी कर्फ्यू लगा सकते हैं। तो ऐसे अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो उस क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार कम हो रहे हैं तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। अब हमारा लास्ट जो आर्टिकल है वो क्या है बेटा? आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या कह रहा है कि आर्टिकल 35 गिव्स पार्लियामेंट, क्या? आर्टिकल 35 गिव्स ओनली पार्लियामेंट, क्या? द एक्सक्लूसिव पावर का मतलब है ओनली, टू मेक लॉ रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 35 क्या? अनुच्छेद 35 संसद को मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने की विशेष शक्ति देता है। मतलब कि हमारे जो 12 से 35 तक, या कहो कि हमारे 12 से 34 तक जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अगर उन मूल अधिकारों के संदर्भ में, उन फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में कोई कानून बनना है, क्या बनना है? कोई कानून बनना है, तो उन कानूनों, अगर 12 से 34 तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए कोई कानून बनना है, तो वो कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केवल और केवल हमारी संसद के पास है, हमारी पार्लियामेंट के पास है। राज्य विधानमंडल या राज्य की जो विधानमंडल है वो कानून बच्चों नहीं बना सकते हैं।
मूल अधिकारों को लागू करने के लिए जो कानून बनाया जाता है वो केवल और केवल कौन बनाती है? हमारी संसद बनाती है। जैसे देखो कि आर्टिकल आर्टिकल 24 के लिए क्या, आर्टिकल 24 के लिए कानून बनाया है, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986। ठीक है, उसके लिए कानून किसने बनाया? हमारी पार्लियामेंट ने बनाया। अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम के लिए सरकार ने कानून बनाया था 1955 में, वो भी कानून किसने बनाया था? हमारी पार्लियामेंट ने बनाया था। तो ये कानून हमारी पार्लियामेंट ही बना सकती है, राज्य विधानमंडल बच्चों नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमने मूल अधिकारों को समझा, और मूल अधिकार पढ़ने के लिए तो बहुत डेप्थ में बच्चों पढ़े जा सकते हैं। क्या मूल अधिकार बहुत डेप्थ में पढ़े जा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये क्या चल रहा है, ये 69 बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों? क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स में हमें केवल उतना ही पढ़ना है जितना हमारे पीटी के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? हमारे प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। मूल अधिकारों में तो आर्टिकल 21 जो है मेंस में आता है कि आर्टिकल 21 का डेवलपमेंट बताइए, अनुच्छेद 21 का डेवलपमेंट बताइए। जब आपका पीटी हो जाएगा तो इसमें मेंस, हम जब क्रैश कोर्स चलाएंगे तो उसमें मेंस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। अभी हमने इस स्लाइड में जो मूल अधिकारों से संबंधित जो पूरी बात पढ़ी, हमने इसमें उन्हीं मूल अधिकारों के उन्हीं एरिया को और उन्हीं बिंदुओं को शामिल किया है जो कि हमारे पीटी 69 प्रीलिम्स में बीपीएससी में सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने फंडामेंटल राइट्स की बात करी। अब हम डीपीएसपी की बात करेंगे, और डीपीएसपी में भी क्या करेंगे? डीपीएसपी में बहुत वही चीज समझने का प्रयास करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो द लाइसेंस के साथ आप जुड़े रहिए। और देखिए फिर बता रहा हूं कि प्रतिदिन 7:30 बजे से ऑनवर्ड, क्या प्रतिदिन 7:30 बजे से ऑनवर्ड जो है द लाइसेंस आपके लिए फ्री कोर्स ला रहा है 69 बीपीएससी के लिए। तो क्वालिटी क्लास मैं लेकर चल रहा हूँ, डॉक्टर फैयाज हुसैन, और जो हमारी बिहार स्पेशल की क्लास है वो कौन लेके चल रहा है? हमारे फरोज आलम सर लेके चल रहे हैं। जुमा सर भी उनको बोलते हैं, आप लोग जुमा सर भी बोल सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा, जब क्वालिटी हमारा खत्म हो जाएगा तो हिस्ट्री जो है उसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगर फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप उसको हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम आपको देंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का आपको लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम की लिंक से आप जुड़िए और क्या करिए, इस सब की पीडीएफ डाउनलोड करिए। और अगर आपका मन है कि बार बार रिवाइज करना है तो बार बार रिवाइज करिए। तो आप द लाइसेंस के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और 69 बीपीएससी में अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए। और क्या करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अदर स्टूडेंट्स को भी बेटा क्या करना है? शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।